ओम शांति शांति शांति। गाजा के लोगों के लिए आज दुनिया भर के लोग सिर्फ इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर यह शांति जिसे दुनिया पीस कह रही है वो आएगी कैसे? पीस के जाने कितने पीसेस तो खुद को दुनिया भर का दादा समझने वाले देश ही कर चुके। एक देश राख हो चुका है। एक देश के 52 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर हर पल मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन यूएन तमाशा देख रहा है और वर्ल्ड लीडर्स शांति की अपील भर करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि बस हो गया, हमारा एफर्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन पूरा हुआ। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर गाजा के दर्द पर दुनिया के इसी दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करूंगी और दुनिया भर से ये सवाल पूछूंगी कि क्या शांति शांति चिल्लाने भर से गाजा में शांति आ जाएगी या फिर दुनिया के देशों को यूएन के साथ मिलकर शांति लाने का पूरा प्रयास करना होगा। गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो आखिर क्या है ये गाजा विवाद और क्यों गाजा दुनिया भर के ताकतवर देशों के लिए एक पावर टसल की वजह से चल रहा है? और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पावर टसल क्या है। अब थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आज के इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, तुर्की समेत आसपास के कई देश ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते, यानी तब वहां तुर्की का शासन था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया और 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर ने ऐलान किया कि फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए ब्रिटेन कमिटेड है, यानी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को दे दिया गया और इसके बाद से दुनिया भर से यहूदी इस इलाके में आने लगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने खुद को इस मसले से अलग कर लिया और यह मामला यूएन में चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। और इसके बाद 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हुआ अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा, लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वजह कि बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जो जमीन मिली है वो आधे से भी कम हिस्सा मिला है, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा हुआ करता था। फिर इस बीच 1948 में इजराइल ने स्वयंभू खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और अमेरिका ने फौरन उसको मान्यता भी दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल में 15 महीने तक युद्ध चला। इजराइल ने युद्ध जीत लिया और 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। 1956 में अरब सेना और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध हुआ और इस दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर 1967 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद भी लड़ाइयां चलती रहीं और यही सिलसिला जारी रहा। फिर आता है 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बात का समर्थन नहीं किया। अपने अपने दावों और दलीलों में इजराइल और फिलिस्तीन के लोग इस इलाके को ऐतिहासिक तौर पर अपना अपना बताते आए। इजराइल ये कहता है कि जमीन हमारी ही थी, हमें ही लेनी चाहिए। फिलिस्तीन कहता है कि ये जमीन हमें बाद में दे दी गई थी और इसी की लड़ाई है। और ये भी सच है कि ये पूरा इलाका यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाई तीनों के लिए धार्मिक तौर पे बेहद अहम है। पर आज वहां माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पूरी सटीक बैठती। और यही वजह है कि गाजा पट्टी, इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच ये पूरा मसला जैसे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। पर सवाल यह है कि दुनिया क्या कर रही है?
जब यूनाइटेड नेशंस ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर दुनिया के देश इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता देने से कैसे मना कर सकते हैं? जैसे भारत का जिक्र करें तो हमारे देश ने तो पहले फिलिस्तीन और फिर इजराइल दोनों को बतौर देश मान्यता दे रखी है। और बीते कुछ दिनों में फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और अलग अलग देशों ने, बेल्जियम ने, जैसे ये 10 देश हैं ऐसे, उन्होंने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी है। जबकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ है। तो वहीं इटली भी है, जर्मनी है, हंगरी है, डेनमार्क जैसे कई यूरोपीय देश भी अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे। और एशिया में भी जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब यूएन टू नेशन थ्योरी के फेवर में है, तो फिर अमेरिका जैसे देश, ताकतवर देश, क्यों इसके खिलाफ खड़े हैं? क्यों इतने लोगों की मौत का तमाशा दुनिया इतने सालों से देखती चली जा रही है? और इस लड़ाई में मरने वाले सिर्फ फिलिस्तीन के लोग नहीं, कभी यमन के हुती, कभी लेबनान के हिजबुल्ला और कभी हमास और कभी ईरान, इजराइल के लोग भी इसमें शामिल हैं। बम बरसाने वालों की कमी नहीं है। फिर आज तक वो टू नेशन थ्योरी जो शायद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध को खत्म करा सकती थी, वो जमीन पर क्यों नहीं उतर सकती? अब वो है महत्वपूर्ण बात, उसको समझना बेहद जरूरी। इसकी सबसे पहली मुश्किल तो बॉर्डर है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक कोई सीमा तय नहीं है। ज्यादातर का मानना यह है कि 1967 के बाद अरब इजराइल युद्ध से पहले की रेखा को सीमा माना जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए राजी नहीं है। और दूसरा मसला यह है यरूशलेम का, क्योंकि दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हैं। इजराइल ने तो इसे अपनी आधिकारिक राजधानी भी घोषित कर दिया है। यरूशलेम में इजराइल ने बुनियादी ढांचा इतना विकसित कर लिया है कि जाहिर तौर पर उसकी उपस्थिति वहां ज्यादा मजबूत हो गई है इजराइल की। और फिर शरणार्थी की बड़ी संख्या भी एक रुकावट की तरह है। एक अनुमान के तौर पर 1948 में हुए पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद करीब 50 लाख विस्थापित हुए। अगर सीमाएं तय होती और फिर से उन्हें यहां बसाया जाता है, तो इससे यहूदियों का अनुपात कम हो जाएगा। यह दिक्कत तो शायद फिर भी सुलझा ली जाए या सुलझ जाएगी, लेकिन सच ये है कि दुनिया के हर ताकतवर देश का अपना अपना इंटरेस्ट भी यहाँ छिपा हुआ है। और इसीलिए कोई भी देश सही मायने में इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता। अब इन देशों का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले बात अमेरिका इजराइल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल को हथियार बनाकर ईरान को काउंटर करने की कोशिश करता रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका में इजराइल की AIPAC लॉबी काफी स्ट्रांग, और इसीलिए अमेरिका इजराइल को खुलकर रोक नहीं पाता। यहां तक कि जनवरी में ट्रंप ने सीजफायर कराया, लेकिन नेतन्याहू ने उसे तोड़ दिया। फिर भी अमेरिका ने इजराइल को कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर यूरोप के देश, जिसमें फ्रांस आता है, ब्रिटेन जैसे बड़े देश हैं, वो इस मामले में बटे हुए। ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर इजराइल को कई देश ने कटघरे में खड़ा किया, पर एक्शन लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अब अरब देशों की बात करते हैं। अरब देशों की अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। सऊदी, UAE जैसे देश पब्लिक में तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका से हथियार भी चाहिए और कारोबार भी। तो इजराइल की ओर से सबने आंख बंद कर रखी। अब जहां तक ईरान का सवाल है, तो हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, इजराइल को कमजोर भी करना चाहता है, ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड में खुद को अगवा दिखा सके। और उसकी इस कोशिश में गाजा जंग का मैदान बना हुआ है। रूस और चीन जैसे देश फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी वजह सिर्फ अमेरिका को काउंटर करना है। अब जहां तक बात भारत की है, तो हमने दोनों को मान्यता दी और हम शांति की वकालत करते आए हैं, आज भी। पर जब UNSC के देश ही मौन हैं, तो फिर हम दूसरों की जंग में हाथ क्यों जलाएं? और इस वजह से गाजा जल रहा है, और UN जलते हुए गाजा को देखकर नीरो की तरह
बंसी बजा रहा है। दुनिया भर की ताकतें गाजा में शांति की बातें करती हैं। सीरियसली, दशकों से चल रहे दावे और प्रस्ताव के बीच क्या अब तक दुनिया भर के देश मिलकर इस मुद्दे को नहीं सुलझा सके? 9 महीने में 7 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं ट्रंप। अंदर उनकी हिम्मत नहीं कि वो इजराइल को कुछ कह सकें, इजराइल को हथियार डालने के लिए मजबूर कर सकें। और ये तो ट्रंप हैं जो गाजा को अपना प्राइवेट क्लब बनाना चाहते हैं। कह चुके हैं कि प्राइवेट क्लब बनाने के सपने में देखता हूं, और अब गाजा में शांति के नाम पर मीटिंग खेल रहे हैं ट्रंप। ये नया शगुफा छोड़ दिया है उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान में 3 बातें हैं। पहला, बंधकों की रिहाई। दूसरा, गाजा में इस्राएल की वापसी पर बातचीत। और युद्ध के बाद गाजा में ऐसा शासन स्थापित करना जिसमें हमास की कोई भूमिका ना हो। और ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमास इजराइल के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए ये उनका अब तक का सबसे ठोस प्रस्ताव होगा। अब हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए UNGA के 80वें सत्र में दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए, और ट्रंप ने तो अपने भाषण की शुरुआत ही दुनिया के हालात पर चिंता जताते हुए की। और फिर मैक्रो हो या ज़ेलेंस्की हो या फिर तुर्की के अर्दोआन, सबने फिलिस्तीन पर आंसू तो बहाए, लेकिन शांति को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी। सिर्फ भाषण, बयान, स्टेटमेंट्स। और ये सहमति बनेगी भी नहीं, क्योंकि कोई सहमति बनाना चाहता ही नहीं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, वो भी दरअसल इनकी मजबूरी है। और वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल फिलिस्तीन के तहत 2 हिस्से आते हैं, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस में अब तक 66,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। और आज वहां लोगों के लिए भूखे मरने जैसे हालात हैं। कई देश उसे नरसंहार तक कह रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि जब तक वो हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा, वो नहीं रुकेगा। और फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को लगता है कि 2 नेशन ही सल्यूशन है, और इसके लिए फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी। पर अमेरिका के आगे सभी देश चुप हैं। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास को इनाम देने जैसा है, और इजराइल अमेरिका की दोस्ती किसी से नहीं छूटी। अमेरिका में इजराइल एक बड़े पावर ब्रोकर की तरह है। अमेरिका में इजराइल के लोगों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। और इसीलिए ट्रंप की दिखावटी धमकियों के बाद भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में साहब को गाजा में अपना प्राइवेट क्लब दिख रहा है, और इसीलिए ये जंग रुकने की जगह और भड़कती जा रही है। इजराइल गाजा में बम बरसा रहा है तो यमन के हुती इजराइल के लोगों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। पर मैं कहती हूं, कब तक? आखिर युद्ध का सल्यूशन तो भी बातचीत ही है। तो फिर अगर प्रॉब्लम भी पता है, सल्यूशन भी पता है, तो फिर टेंशन है क्यों? तो भाई लोगों, शांति शांति सिर्फ जपिए मत, असल शांति लाने की ईमानदार कोशिश कीजिए, क्योंकि शांति ही स्थायी है, शांति ही शाश्वत है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत में।